प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर। जामनगर के पशु राहत और पुनर्वास केंद्र का लिया जायजा। सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। आज आखिरी दिन 3 तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने विधायकों को दी जानकारी। झारखंड विधानसभा में कल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पेश करेंगे राज्य का वार्षिक बजट। हर वर्ग ने बजट से लगा रखी है उम्मीदें। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने उठाए सवाल। कहा, एक बच्ची को समय पर इलाज न मिलना सरकारी अस्पताल की खोल रहा पोल। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने जामनगर जिले के पशु राहत और पुनर्वास केंद्र वनतारा का दौरा किया। वनतारा में लगभग 3000 एकड़ क्षेत्र में पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र फैला हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज सोमनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। नमस्कारान् समर्पयामि। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर गुजरात के गिर नेशनल पार्क में नेशनल बोर्ड ऑफ वर्ल्ड लाइफ के बैठक में पलामू के प्रोफेसर DS श्रीवास्तव भी भाग लेंगे। वर्ल्ड लाइफ के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। गिर नेशनल पार्क में आयोजित इस बैठक में 4 NDO को आमंत्रित किया गया है। इसमें पलामू के नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी भी शामिल है। प्रोफेसर DS श्रीवास्तव नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी के संस्थापक हैं और 70 के दशक से वर्ल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण की एक शानदार सफलता की कहानी है। कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंचे एशियाई शेरों की संख्या 1913 में सिर्फ 20 थी, जो अब बढ़कर 674 से अधिक हो गई है। समर्पित प्रयासों की बदौलत गिर इन शेरों का अंतिम आश्रय बना हुआ है। देखिए तापस भट्टाचार्य की यह खास रिपोर्ट। अनोखा अभयारण्य गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का अंतिम आश्रय, या फिर ये कहे एशियन शेरों का असली घर। कभी विलुप्ति के कगार पर खड़े होने वाले इन शेरों की संख्या 1913 में मात्र 20 रह गई थी, शिकार और पर्यावरण के विनाश के कारण। लेकिन संरक्षण प्रयासों की बदौलत 1965 में गिर को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और आज यहाँ 675 से अधिक शेर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। गिर सिर्फ एक उद्यान ही नहीं बल्कि संघर्ष और पूर्ण जीवन की कहानी भी है। भारतीय वन विभाग और स्थानीय समुदाय मिलकर इन शेरों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन, पर्यावरण संरक्षण और शिकार विरोधी उपायों से वैश्विक संरक्षण की सफलता की ये एक अनोखी मिसाल तैयार हुआ है। घने जंगलों से लेकर हरी भरी घास भूमि तक गिर एक समृद्ध इकोसिस्टम है, जहां तेंदुए, मगरमच्छ और 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। जैसे ही सूरज उगता है, एशियाई शेर की गर्जना इस जंगल में गूंज उठती है। ये प्रकृति की अविश्वसनीय वापसी का एक अद्भुत उदाहरण है। कैमरा पर्सन नवीन और शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात से।
विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। विधायकों के प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतिम दिन आज 3 तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। सत्र की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की। इस सत्र में बजट एवं राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जानकारी दी गई। वहीं बाद के सत्र में नए विधायकों को विधि निर्माण के संबंध में विधायकों का दायित्व और झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली की आधारभूत अवधारणा की जानकारी दी गई। अंतिम सत्र नए विधायकों के प्रश्नोत्तर के लिए रखा गया था। अंतिम दिन संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी शामिल हुए। झारखंड विधानसभा में कल राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट पेश करेंगे। इस बजट से राज्य के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं और इसका इंतजार भी है। इससे पहले शुक्रवार को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड की अर्थव्यवस्था में पिछले 3 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य के लोगों की वार्षिक आय भी लगातार बढ़ रही है, जो एक सुखद संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इसी के तहत रांची के बेतार केंद्र में सोशल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। रांची के बेतार केंद्र में सोशल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से तीसरे राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया गया। सेमिनार में शामिल हुए राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि सदस्यों ने अंतिम व्यक्ति के उदय और विकसित भारत निर्माण का संकल्प लिया। आज ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस था और इन्होंने एक अच्छे वातावरण में एक अच्छे उद्देश्य के लिए आगे भी काम करने का संकल्प लिया है। नर सेवा नारायण सेवा, और समाज में जो सबसे नीचे पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति, उसके आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे हो, बेहतर हो, इसके लिए आज लोगों ने कार्य योजना बनाई। राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में विभिन्न गैर सरकारी संस्थानों के 16 प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सोशल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य आर्यन दुधवानी ने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। यह तभी संभव है जब युवा, किसान और महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगे। करीब 16 राज्यों से आए हैं और अलग अलग राज्य के एवं अलग अलग राष्ट्रीय मुद्दों पे हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। ये मेन उद्देश्य है, और किसान, महिला और युवा को किस तरह हम लोग इकोनॉमिकली बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें, इस पे मेन डिस्कशन यहाँ होता है एवं उस पर एक्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए विभिन्न गैर सरकारी संस्थान भी पहल कर रहे हैं। इसी दिशा में युवाओं, किसानों और महिलाओं को समृद्ध बनाने के भी प्रयास जारी हैं। रांची से असीम की रिपोर्ट। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने सोशल मीडिया एक्स पर राज्यवासियों को आश्वस्त किया है कि भूमि संबंधित जो भी कार्य जिनके सभी कागजात सही हैं, उनका समय पर पारदर्शिता के साथ निराकरण होगा। इसका सुदृढ़ उपाय किया जा रहा है। यह बहुत जल्द ही क्रियाशील होगा। मंत्री ने अपने विभाग के सभी अधिकारियों को जानकारी दी है कि बजट सत्र के बाद वे सभी जिलों के अंचल कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे। त्रुटियां पाए जाने पर उनके सुधार के लिए निर्णय भी लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट बजट वेबिनार में कल सरायकेला खरसावां जिले के किसान भी जुड़े। सरायकेला खरसावां जिले के पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी में किसानों ने वेबिनार के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। कार्यक्रम में शामिल किसानों ने बताया कि वेबिनार से उन्हें बजट में की गई घोषणाओं की जानकारी मिली, जिससे कि वे अब ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। आज मोदी जी का भाषण देके इसमें हमारे सहाय सहायता समूह के बारे में बताया, जिसमें मशरूम का लाखपति के बारे में बताया। इसके बारे में बहुत अच्छा हम लोग को लगा, सभी के लिए जानकारी दिए, इसलिए सभी को
अच्छा लगा मोदी जी का भाषण सुन के। आज के प्रोग्राम में बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो मोदी सर ने जो हम लोगों को बताया वो बहुत जानकारी वाला था, बहुत जो सबको पता नहीं रहता है उस सब के बारे में। केसीसी के बारे में उन्होंने बताया और किसान के मछली पालने के ये विषय में भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रही हैं। बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और प्लस जो है हम जो केसीसी लोन लिए थे जिसका वजह से सब्जी का पालन कर सके, पशुपालन कर रहे हैं। अभी जो वरुण कुमार चौधरी जो है हमारे एलडी हैं, उन्होंने अभी हमें बुलाया गया है और बहुत कुछ बता रहे हैं कि आप पहले जैसे 3 लाख का लोन मिलता था अभी जैसे 5 लाख मिल सकता है, जिसकी वजह से हम लोग को और भी कुछ खेती बाड़ी ये सब कर सकते हैं। एलडीएम वरुण कुमार चौधरी ने बताया कि यह बजट किसानों के अनुरूप था। बजट में केसीसी में कई तरह के बदलाव लाकर इसे लेने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है। आज का जो मुख्य फोकस था प्रधानमंत्री के द्वारा हम लोग का कल्याण विभाग और एग्रीकल्चर विभाग से जो बजट हुआ था 2024-25 का, उस बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में खास करके, उसके बारे में एक वेबिनार था जिसमें कि करीब 20 से 25 किसानों को हम लोग ने इनवाइट किया था जो लोग प्रेजेंट थे, और ट्रेनिंग सेंटर में भी कुछ लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट थे। किसान का जो फायदे की चीज़ है जो प्रधानमंत्री का अभिभाषण हुआ उनके बारे में वो समझे और बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था उसके बारे में उनको बताया गया। केसीसी का लाभ देने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने से पहले की तुलना अब ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने वेबिनार के माध्यम से किसानों को इसी के लिए प्रेरित किया। सरायकेला खरसावां से दूरदर्शन समाचार के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक सह ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा के महगामा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें मुख्य रूप से खरकोदिया पंचायत में 70 लाख रुपए की राशि से नाला निर्माण के कार्य का शिलान्यास शामिल है। दीपिका पांडे ने आज 81 लाख रुपए की राशि से महुआरा में पद्दा बांध के जीर्णोद्धार कार्य की भी शुरुआत की। उन्होंने बिहारी गांव में 16 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उत्क्रमित मध्य विद्यालय के भवन निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। गिरिडीह में 4 मार्च को झामुमो का 52वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने झंडा मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार का स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा। स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन समेत कई मंत्री, विधायक और पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं के उत्साह और जनता के बीच में जो समर्थन मिल रहा है वो देख के लगता है कि इस बार का 4 मार्च ऐतिहासिक होगा। हम लोग गिरिडीह जिले में एक ऐतिहासिक रूप से सफल 4 मार्च मनाने की दिशा में लगे हुए हैं। देश के सकल जीएसटी कलेक्शन में फरवरी के महीने में उछाल देखने को मिला है। पिछले साल की इसी महीने की तुलना में जीएसटी कलेक्शन 9.1% से बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। फरवरी के महीने में जीएसटी कलेक्शन में उछाल देखने को मिला है। जीएसटी कलेक्शन इस वर्ष फरवरी में पिछले साल की इसी महीने की तुलना में 9.1% बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए रहा। फरवरी लगातार 12वां महीना है जब 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी का संग्रहण हुआ है। आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय जीएसटी से 35,204 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपए और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। फरवरी के दौरान 20,889 करोड़ रुपए का रिफंड हुआ है। रिफंड में छूट के बाद फरवरी में शुद्ध जीएसटी संग्रह 8.1% बढ़कर लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए हो गया। सकल जीएसटी राजस्व में फरवरी के दौरान घरेलू राजस्व में 10.2% की वृद्धि के साथ 1,42,000 करोड़ रुपए और आयात से राजस्व में 5.4% की वृद्धि के साथ 41,702 करोड़ रुपए शामिल हैं। पिछले वर्ष फरवरी में सकल जीएसटी राजस्व संग्रहण 1,68,000 करोड़ था। इस साल जनवरी में जीएसटी कलेक्शन सालाना 12.3% के उछाल के साथ 1,96,000 करोड़ रुपए रहा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि पूरे देश से 12 अलग अलग मामलों में 29 मादक पदार्थ तस्करों को अदालत ने दोषी ठहराया है। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार मादक पदार्थ तस्करों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये तस्कर युवाओं को नशे की गिरफ्त में लाकर उनका जीवन नष्ट कर देते हैं। श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए जांच पड़ताल के साथ नशीली दवाओं के खतरे से लड़ना जारी रखेगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही नंबर के 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC का अर्थ यह नहीं है कि पहचान पत्र फर्जी या मतदाता बोगस है। आयोग ने एक बयान में यह बात कही। 2 अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के समान एपिक नंबर होने के मामले पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने बताया कि एपिक नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन दोनों मतदाताओं के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य विवरण अलग अलग हैं। ऐसे में मतदाता अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है। हालांकि आयोग ने भविष्य में किसी भी आशंका को दूर करने के लिए पंजीकृत मतदाताओं को यूनिक एपिक नंबर आवंटित करने का निर्णय लिया है। डुप्लीकेट एपिक नंबर के किसी भी मामले को एक यूनिक एपिक नंबर आवंटित करके ठीक किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए एरोनेट 2.0 प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जाएगा। दरअसल कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया रिपोर्टों में समान एपिक नंबर का मामला सामने आया था, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए यह स्पष्टीकरण जारी किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के चिकित्सकीय व्यवस्था पर फिर एक बार सवाल उठाया है। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एक मासूम बच्चे की सर्जरी को टालने की बात कही है और गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि मासूम बच्चे की सर्जरी 6 दिनों तक टलती रही, जिसके कारण निजी अस्पताल का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने इस मामले में सरकारी अस्पताल पर लापरवाही और बदइंतजामी के आरोप लगाए हैं और स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू अपने दौरे के दूसरे चरण में 6 मार्च को 5 दिवसीय प्रवास पर झारखंड पहुंचेंगे। कांग्रेस कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई है कि अपने प्रवास के दौरान वे जिला, प्रखंड और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस प्रभारी पलामू, गढ़वा समेत कई जिलों का दौरा भी करेंगे। डालसा पलामू की ओर से विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। पलामू सदर प्रखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने किया। विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आम लोगों के पास कानून की जानकारी का अभाव है। उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण शिविर का उद्देश्य आम लोगों को जागरूक करना है। उम्मीद करते हैं कि जितना विकास योजना और हमारे यहाँ डीएनए का लीगल एड बताया गया है, इसको आप लोग प्रचारित करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। मौके पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडे ने कहा कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को विधिक रूप से सशक्त करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना सुदूरवर्ती इलाके तक पहुंचे, इसके लिए अब डालसा भी सहयोग कर रहा है। सर्टिफिकेट जो बनता है उसमें पहला है इसमें कि पंचायत के जो पंचायत सचिव होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं और लागू कहीं का भी हो, बच्चा का जन्म जहाँ होता है वहीं से वो बनता है। किसी व्यक्ति की जहाँ मृत्यु होती है वहीं से बनती है। उसका प्राइमा फेसी जो जाँच का एजेंसी है हमारा पंचायत सचिव है और वो अभी 2 प्रक्रिया से बन रहा है। एक तो सर अगर वो होम में बच्चा डिलीवरी होता है तो वो पंचायत सचिव द्वारा, अगर वो हॉस्पिटल में हो रहा है तो हॉस्पिटल से भी डायरेक्ट दिया जा रहा है। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को मिले इस बात की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने जरूरतमंदों को दिव्यांग पेंशन का लाभ भी प्रदान किया। पलामू से जसप्रीत की रिपोर्ट।
हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने नई पेंशन योजना के तहत लगभग 6000 कर्मियों के बीच भविष्य निधि लेखा संख्या का आवंटन किया है। हजारीबाग जिला प्रशासन की ओर से एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात नई पेंशन योजना एनपीएस राशि का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करते हुए पेंशन भुगतान करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल कर राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। रांची में डॉक्टर वाइफ्स एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मद्देनजर वॉकथॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन का शुभारंभ मीरा मुंडा ने किया। मोराबादी मैदान में आयोजित इस दौड़ में 150 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता दर्शाता है, जिसमें हमारी बहनें काफी संख्या में एक साथ आज अपने स्वास्थ्य के लिए या हम लोग सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आह्वान करते हुए आज हम लोग यहाँ से वॉक करेंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से टाटा कंपनी के विस्थापित प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विस्थापित मंडल ने मुआवजा समेत अन्य मूलभूत मांगों को राज्यपाल के समक्ष रखा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से 19 वर्षों से बंद पड़ा डकरा खलारी केंद्रीय विद्यालय इस वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा। प्रथम चरण में 1 से 5 तक की पढ़ाई आरंभ होगी। इस विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को बेंगलुरु के क्राइस्ट विश्वविद्यालय में पूर्ववर्ती छात्रों के सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में देश भर के कई सांसद, विधायक और मंत्री भी सम्मानित हुए। यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी झारखंड दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने विकास भारती के संस्थापक पद्मश्री अशोक भगत से मुलाकात की। दोनों के बीच यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। पाकुड़ जिले में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय की ओर से 1 मार्च से 31 मार्च तक भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हरिणडंगा उच्च विद्यालय परिसर में भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इसके लिए कुल 9 क्लस्टर विद्यालयों का चयन किया गया है। साहबगंज जिला के मंडरो और तालझारी प्रखंड के 25 कृषकों को अंतर्राज्यीय परिभ्रमण के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है, जहां किसान मत्स्य पालन की उन्नत तकनीक से अवगत होंगे। सिमडेगा जिला उपायुक्त ने ठेठईटांगर प्रखंड का औचक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जन आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र और कुरोमिया पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। साहबगंज जिला के शिक्षा अधीक्षक और अनुमंडल शिक्षा अधिकारी ने अनुमंडल पुस्तकालय का निरीक्षण किया। इस दौरान छात्रों से उपलब्ध सुविधाओं पर चर्चा की गई और उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया गया। गोड्डा जिले के भलुआ थाना पड़ैयाहाट स्थित तालबास्की के घर अवैध शराब निर्माण कार्य किया जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर कार्य में लगे 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि करीब 259 बोतल शराब जब्त किया गया। गढ़वा थाना क्षेत्र के हूर मध्या गांव में स्थित एक निर्माण कंपनी के कैंप में प्रतिबंधित मांस मिलने और गार्ड द्वारा इसका विरोध किए जाने पर मजदूरों ने उनके साथ मारपीट की। सूचना मिलते ही एसडीपीओ नीरज कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और मौजूद 9 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। रांची स्थित जुमार नदी के तट पर मुक्ति संस्था की ओर से 29 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इन अज्ञात शवों को रिम्स के मॉर्चरी गृह से निकाला गया था। संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने शवों को मुखाग्नि दी। अब तक कुल 1946 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। रांची स्थित रोटी बैंक ने अपना 5वां वर्ष गांठ मनाया। इस अवसर पर रिम्स अस्पताल परिसर में जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया। पिछले 5 वर्षों से रोटी बैंक प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे जरूरतमंदों को भोजन कराता है। जानते हैं मौसम का हाल।
मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में फिलहाल मौसम साफ रहेगा, इससे तापमान में वृद्धि होगी। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आने वाले 4-5 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। कल सबसे अधिक तापमान बहरागोड़ा में 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.5 और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.4 और न्यूनतम 19.3 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि रमजान से समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रमजान का पवित्र महीना श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है और देशवासियों को करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की भी याद दिलाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी माह रमजान की सभी को दिली मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी के स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना की। केंद्र सरकार लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। इसी दिशा में देश भर में अब तक 15,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए, जिसका लाभ पूरे देश के नागरिकों सहित कोडरमा जिले के लोगों को भी मिल रहा है। सस्ती और जेनरिक दवाओं के सेवन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसका मकसद था कि इसकी खूबियों को जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि इसकी दवाएं बहुत ही कम दाम में हर लोगों को उपलब्ध है। इसका कारण है कि कंपनी जो दवा बनाती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट वो केंद्रों तक पहुंचाता है, जिससे इसकी कीमत ज्यों की त्यों रहती है। सदर अस्पताल कोडरमा में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित है, जहां कई रोगों की दवा सस्ते दामों पर उपलब्ध है। मरीज का इलाज करा रहे परिजन बताते हैं कि जेनरिक दवाइयां काफी फायदेमंद हैं और कम कीमत पर आसानी से उपलब्ध हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाया गया है भारतीय जन औषधि केंद्र में जो दवा मिल रही है, ये काबिल तारीफ है और हमारा जो हिंदुस्तान का आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री इनकी तारीफ की है उतनी कम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर। जामनगर के पशु राहत और पुनर्वास केंद्र का लिया जायजा। सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। आज आखिरी दिन 3 तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने विधायकों को दी जानकारी। झारखंड विधानसभा में कल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पेश करेंगे राज्य का वार्षिक बजट। हर वर्ग ने बजट से लगा रखी है उम्मीदें। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने उठाए सवाल। कहा, एक बच्ची को समय पर इलाज न मिलना सरकारी अस्पताल की खोल रहा पोल।